दो शब्द कहना तो बनता ही है। इतनी बड़ी बात हो गई आज इलाहाबाद शहर में, इतने बड़े आर्टिस्ट हमारे बीच में हैं। तो शम्मे नजर ख्याल के अंजुम जिगर के दाग, जितने चराग हैं तेरी महफिल से आए हैं। आज की इस बज़्म के मेहमान खुसूसी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, दोस्तों और साथियों, धड़कते दिलों के साथ यादें यारानाए दिलावेज का मंजर आंखों में लिए, जिन गलियों मोहल्लों सड़कों से हमारा बचपन से बड़े होने का सफ़र गुजरा, उस अपने प्यारे शहर इलाहाबाद को याद करने आज हम इकट्ठा हुए हैं। कुछ तो ख़ास है इस प्रयाग की धरती में कि प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि यहाँ आए और आके बस गए। यहाँ के विशाल काय कुंभ मेले के मैदान में संत संगमों के बीच बड़े बड़े राजा महाराजा आए और नतमस्तक हुए। कुछ तो ख़ास है कि मध्यकाल में भी सूफियों ने यहाँ आके अपने दायरे बनाए, भक्ति संतों ने अपनी इबादत गाहें बनाई और यहीं पे अकबर ने अपना किला बनाया और दारा शिकोह के नाम से बसा दारागंज। इसी गंगा और जमुना की गोद में पली गंगा जमनी तहजीब। और आधुनिक समय आते आते तो ये शहर कमाल ही करने लगा। यहाँ दो अजीम जंगे आज़ादी की लड़ाइयाँ, उनमें इलाहाबाद शहर उठ खड़ा हुआ क्रांतिकारी तेवरों के साथ। फिर तो क्या था, एक मौलवी लियाकत अली तो एक चंद्रशेखर आज़ाद और ना जाने कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ से निकले। और इसके साथ साथ यहाँ पे और कई क्रांतियां हो रही थी। साहित्य के जगत की क्रांति, हिंदी साहित्य के बड़े बड़े नाम निराला, महादेवी, पंत, बच्चन, एक के बाद एक। और उधर उर्दू जगत में अकबर, फिराक और यहाँ शमशुर रहमान फारूकी तक का सफर। और फिर यहाँ पे एक मोहल्ला सियासत के क्षेत्र में एक मोहल्ला लोकनाथ, जहाँ के हमारे पंडित जी भी हैं। वहां से तीन भारत रत्न निकले, पुरुषोत्तम दास, मदन मोहन और जवाहरलाल। और फिर इस शहर ने प्रधानमंत्रियों की तो लाइन लगा दी, प्रधानमंत्रियों का शहर बन गया ये। दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स का रास्ता इलाहाबाद से गुजर के होने लगा। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो इलाहाबाद में अंग्रेजों ने, जो हिंदुस्तान की तीसरी यूनिवर्सिटी अंग्रेजों ने बनाई, उसमें शुरू में सिर्फ अंग्रेजी भाषा में तालीम दी जाती थी। तो पूरा एक इंग्लिश स्पीकिंग एलीट यहाँ से पैदा हो रहा था, जो पूरी देश में जा रहा था। और एक ज़माने में तो ये यूनिवर्सिटी IAS ऑफिसर्स बनाने की फैक्ट्री बन गई थी। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, एक लीगल ल्यूमिनरीज की लाइन लगा दी उसने। तो ये शहर एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल शहर, एक डिस्कशन, डायलॉग और पोइट्री का शहर बन गया। और इसीलिए दोस्तों, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि अमिताभ बच्चन साहब भी यहीं पैदा हुए। तो अपनी इसी विरासत को दिलों में लेके हम यहाँ आए हैं, आगे वाली पीढ़ियों के लिए पैगाम लेके बज़्म विरासत का। तो आइए शम्मा रोशन करें और बज़्म चरागा करें अपनी विरासत की। शुक्रिया। पंडित जी, आप प्लीज़ तशरीफ़ लाएं लाइटिंग ऑफ द लैम्प के लिए। दवे साहब, दवे अंकल, आशा आंटी आप भी प्लीज़ तशरीफ़ लाइए लाइटिंग ऑफ द लैम्प के लिए।
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से बात करने के लिए मैं दावत दे रही हूँ श्रीमती स्मिता अग्रवाल को। तो आज हम लोग के लिए ये एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाला दिन है कि पंडित जी ने समय निकाल के अपने इलाहाबाद को इतनी इज्जत प्रदान करी कि वो हम लोग के बीच आए। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगी, मीराबाई का एक पद है, नेहा लगा के मन हर लीनो रस भरी टेर सुनाए। और पंडित जी ने हम लोग को वही इतने सालों से सुनाया है, इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनली पूरे विश्व में अपनी बांसुरी की रस भरी टेर से उन्होंने जो हम लोगों को मंत्र मुग्ध किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत शत शत नमन करते हैं आपको पंडित जी, जो मार्गदर्शन आपने हम लोगों का किया है। इसको कह के मैं ये कहूँगी कि पंडित जी, आप इलाहाबाद में जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैं अपना सवाल सत्या सरन जी की जो ऑथराइज्ड बायोग्राफी है पंडित जी पे, उसी पे बेस कर रही हूँ। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि 1938 से 1957 तक आप इलाहाबाद में रहे। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे आपसे कि उस समय का इलाहाबाद क्या था, अब का इलाहाबाद क्या है, और आपकी सोच और आपकी समझ में आगे का इलाहाबाद क्या होगा, इस पे आप हम लोगों को कुछ बताएं। नमस्कार। पहले मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा जन्म यहाँ जरूर हुआ है, लेकिन अब देख के नहीं लगता कि हमारा यहाँ जन्म हुआ था। बहुत साल हो गए। मैं साइकिल में आता था, यहाँ डर के शाम होती तो भाग जाता था। डर के शाम होती तो भाग जाता था कि अंधेरा न हो जाए, और अंधेरा हो जाएगा तो मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे। वो पहलवान थे, मुझे पहलवानी से बहुत शिकायत थी। मैं घर लड़ना जो ऊपर नीचे क्यों हो, इससे अच्छा घर में ऊपर नीचे बंसी लेके हो गए। तो मैं तभी से ध्यान था बजाने गाने का। अब मुझे लगता है कि अब इलाहाबाद अलग हो गया है। मैं यहीं पैदा हुआ था क्या, अभी मुझे शक होता है। मुझे लगता है मैं किसी दूसरे एक स्वर्ग में आ गया हूँ। पहले यहाँ लाइट नहीं थी, यहाँ अंधेरा हो जाता था, थॉर नील रोड पे वो द्रौपदी घाट पे जाता था, डर लगता था, भाग जाता था। अब तो देखिए दुनिया ही अलग हो गई। सिविल लाइन तो ऐसा होगा जैसे मुंबई और इलाहाबाद में कोई फ़र्क ही नहीं है। एनीवे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा कि मैं यहीं पैदा हुआ था। अब मुझे शक होता है। तो बोलते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। मुझे आज फील हुआ कि घर की दाल मुर्गी बराबर। उल्टा हो गया, जैसे लिखा था और गलत लिखा था। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं प्राउडली कह सकूँगा, हाँ मैं भी इलाहाबाद का बच्चा हूँ। तो बस ऐसे ही। और बहन ने मेरी इतनी तारीफ़ कर दिया है कि मैं वैसे ही देख के आप लोग ऑलरेडी नर्वस हो गया हो। तो बस आप लोग हमको आशीर्वाद कीजिए कि ये परंपरा चलती रहे। आज पहली बार ऐसा सम्मान इलाहाबाद, मैंने सुना नहीं किसी को आप लोगों ने सम्मान दिया है जो मुझे मिल रहा है। बस सब कुछ मिल गया, क्या करूँ, और कुछ नहीं चाहिए। पंडित जी, आपने खुद ही कहा कि आप पहलवानी के माहौल से निकले, तो ये बल की दुनिया से ये मन की दुनिया में उतरने का जो सफ़र है, इस पे कुछ और रोशनी डालिए। स्पेशली ये बताइए कि अखाड़े से, दंगल वाली जिंदगी से बांसुरी तक आपका खिंचाव कैसे हुआ, आपकी म्यूजिकल जर्नी शुरू कैसे हुई, ये जानने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक हैं। बस आप लोगों का आशीर्वाद था। यहाँ मैं
स्कूलिंग किया। स्कूलिंग करने के बाद अग्रवाल कॉलेज में गया। वहाँ पढ़ाई से ज़्यादा प्रेम टॉकीज में सिनेमा देखा करता था। बाजू में प्रेम टॉकीज था और अग्रवाल कॉलेज के हमारे प्रोफेसर थे जो केदारनाथ गुप्ता जी, बड़े प्रिंसिपल, तो वो हमारे कॉलेज के, तो हम थोड़ा थोड़ा ऐसे फिल्मी गाना बजा लेते थे। तो हम पढ़ाई में तो बहुत बेकार, महा बेकार थे। तो वो मुझे पास कर दिया करते थे कि जब कोई मौका आएगा, कोई आएगा चीफ गेस्ट, तो इनको बुला लेंगे, बजा लेंगे, तो इनको नहीं छोड़ना। तो मुझे ऐसे ही पास करते गए। मैट्रिक, जहाँ मैं मैट्रिकुलेशन पास किया, वहाँ मुझे जॉब भी मिल गया। मैंने कहा बांसुरी में कितनी ताकत है, हमको कहाँ लेके जाती। मैं इलाहाबाद मिलिंग कंपनी यहाँ पे थी, लूकरगंज में, वहाँ मुझे टाइपिस्ट रख लिया। मैं 16 साल का था, पैसे की ज़रूरत थी तो मैं जाके ज्वाइन कर लिया। माधोलाल करोड़िया जी थे मालिक उसके। बोले तुमको जो चाहिए, खाना चाहिए, पैसे चाहिए, कुछ भी लेके जाओ, यहाँ आया करो और मेरे सामने बैठा करो। तो मैं थोड़ी टाइप वाइप करके 2-4 लेटर दे देता था, पैसे मिल जाते थे। तो इस करके पढ़ाई रुक गई, लेकिन बीच में फिर वही बांसुरी आ गई। मैंने कहा इसको भी तो हमने जब इसको जीवन देना ही है तो थोड़ा समय जितना ज़्यादा हो मैं इसके ऊपर बिताए। इसमें तार नहीं है, चमड़ा नहीं है, बस सिर्फ फूको, थोड़े से होल कर लो तो सस्ती भी है और पैसा भी नहीं खर्चा होगा। तो बस उसको ही लेके घुमा करता था। तो मुझे गवर्नमेंट की भी नौकरी मिल गई। जब 18 साल का हो गया, मैं स्टेट गवर्नमेंट की ADPO, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस, वहाँ स्टेनोग्राफर रख लिया। मुझे आता ही नहीं था कुछ, फिर भी अपॉइंटमेंट दे दिया। तो मैं उस बांसुरी को ही देखता था। मैंने कहा यही शक्ति है मेरी, यही मेरी पढ़ाई है। मैं उसी में लग गया, वो और नौकरी करता था। और बस वहाँ से करते करते कैसे बम्बई पहुँच गया। नौकरी की वजह से मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ से इलाहाबाद, कटक में, उड़ीसा में, ऑल इंडिया रेडियो कटक। तो मुझे म्यूज़िक में ही रहा मैं। अब तो कोई ज़रूरत नहीं कि टाइप लेके या शॉर्ट हैंड बॉस के पीछे पीछे घूम रहा हूँ, सर क्या लिख रहा है, फिर टाइप देके उठ के फिर पीछे घूम रहा हूँ कि साइड कर दे। उससे दूर हटा तो रेडियो की नौकरी। रेडियो में म्यूज़िक का ही काम, बजाओ किसी के साथ। तलत महमूद हुए, लता मंगेशकर आई और मुकेश जी आए, फिर वो हमको बम्बई लेके चले गए। तो जब इन लोगों से मुलाकात हुई तो ऐसा हमारा 1 हफ्ते के भीतर मुझे कोई स्टूडियो में एक बांसुरी वादक, वहाँ के महाराष्ट्र बड़े नामी, आ नहीं पाए, कोई प्रॉब्लम था। तो मदन मोहन जी क्या था, फ़ोन आता है कि साहब आप हमारे यहाँ आएंगे रिकॉर्डिंग में। तो मैंने कहा जी हुजूर ज़रूर आऊँगा। मैं इसी सपने से तो गया हूँ। 1 हफ्ते में कॉल भी आ गया, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। गया स्टूडियो में, निकाला और बजाने लगा। गाना था पहला मेरा, फिर वही शाम, फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई में। वाह। और तलत साहब गा रहे थे, और तलत साहब भी लखनऊ के, मतलब यूपी के ही। वो देख रहे कि मैं बजा रहा हूँ। फिर हमारी बात हुई, बहुत दोस्ती हो गई, घर में भी बुलाने लगे। तो उस दिन से मेरा ये इतिहास का पहला पन्ना शुरू हुआ कि हम फिल्म में लोग जानने लगे, देखने में कोई एक लड़का आया है, धोती बांधता है, कुर्ता पहनता है और बांसुरी निकाल के बजाता है, सब खड़े होकर सुनते हैं। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं भी पागल सा हो जाता कि ये पागल है या हमको बेवकूफ़ बना रहे। इतने अच्छे इतने पुराने कलाकार मुंबई ने रखा हुआ। फिर मुझे देखे, फिर लता जी के साहब को रिकॉर्डिंग थी, मदन साहब की। तो मदन साहब को, अब आप स्टूडियो से जाएंगे नहीं, यही आपका जॉब है, हम जितने म्यूजिक डायरेक्टर सबके साथ आप काम करेंगे। काम हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी आप कहे जहाँ मर्जी हो बजा देना। बस बिलीव करिए, मैं पैसे गिन नहीं पाता था, दोनों पॉकेट में भर के और लेके भागता था रात को। और शाम को लता मंगेशकर जी गा रहे थे। सुबह का एक सेटिंग हुआ, दूसरे सेटिंग में उनका गाना था,
मैंने तुम सब जन्म गवा के हार गई सजा। बहुत ही सुंदर। अब वो मुझे देख रहे, मैं उनको देख रहा हूँ। ये कहाँ से आया? अब इनको देख रहा हूँ, मेरे भाग में कहाँ से कि इनको दुनिया देखना चाहती है, अब इनके सामने में खड़े को बजा रहे। इलाहाबाद भूल गया मुझे। मैंने कहा भगवान ने इलाहाबाद में कितनी शक्ति है कि अपने मट्टी के बच्चे को ऐसा भेज दिया कि सारी दुनिया देख रही है। आज मैं यहाँ आया हूँ इस नगरी में, देख रहा हूँ कि इतनी सुंदरता तो मैंने पहले देखी नहीं। सच बता रहा हूँ, और लड़कियाँ खासकर। अब मैं सोचा मैं बम्बई क्यों गया, यही तो ठीक था। हम लोग भी यही चाहेंगे कि आप हमारे बीच अब कुछ और समय बिताएं। You all should put on your thinking caps, क्योंकि पंडित जी की बहुत इच्छा है कि आप लोग भी उनसे कुछ सवाल पूछें, जो भी आपके जहन में आए, उनके फन के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में। अच्छा चलिए, आप नहीं कहा, मैं तो पागल हो जाऊंगा, पूछे मैं जवाब ही नहीं दूंगा। नहीं, मैं यहाँ हूँ ना मॉडरेट करने के लिए, कोई आपको पागल नहीं कर पाएगा। उन सबको पहले मेरे फिल्टर के थ्रू पास करना पड़ेगा, पर एक आध आप लोग सोच लीजिए। मैं आप लोगों ने सच्ची पूरा इलाहाबाद की शक्ल ही बदल दिया। सच बता रहा हूँ, आपको डर लगता था। और इनकी क्या कैसा, दुकानें तो ऐसी हो गई जैसे बम्बई से भी ज़्यादा बहुत बड़ा कोई दूसरा शहर आ गया, और लगता है यही वापस आ जाए, लेकिन मकान नहीं मिलेगा। सब दुकानें बड़ी बड़ी बन गई है। तो अगला सवाल पंडित जी, थोड़ा जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी वो थोड़ा टेक्निकल है। ये हम सबको पता है कि आपने बांसुरी वादन में कुछ संशोधन किए या कुछ चेंजेस लाए, जिसकी वजह से आपकी जर्नी इंटरनेशनल स्टेज तक पहुंच पाई। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि वो क्या चेंजेस आपने बांसुरी में लाए। जैसे पन्नालाल घोष जी एक स्टाइल से बजाते थे, आपने उसमें कुछ अपना डाला, अपने परिवर्तन किए। कुछ थोड़ा हम लोग को उस पर भी ज्ञान दीजिए। मैं ज्ञान देने के काबिल नहीं हूँ, सच बहस। मैं बहुत ही अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, बांसुरी के बारे में थोड़ी सी जो मुझे नॉलेज है। बांसुरी एक ऐसा वाद्य है जिसको वाद्य नहीं कहेंगे, जिसको हम कहेंगे भगवान की तरफ से उनका क्रिएशन है। जैसे हम लोग कागज़ में पेंटिंग बनाते हैं, वैसे ही भगवान ने कहाँ से एक बाँस का टुकड़ा तोड़ के और उसमें होल बना के, बिना तार के, बिना चमड़े के, इतना अच्छा ध्वनि उसकी साउंड उसका दिया है कि कोई भी मुग्ध हो जाता है। जब कृष्ण भगवान बजाते थे तो सारी मोहल्ले की गोपियाँ खाना बनाते, अपने पिता पति को खिलाते, बच्चों को खिलाते, सबको छोड़ कर भाग जाती थी। मुझे विश्वास नहीं हुआ पहले, लेकिन जब मैंने बजाना शुरू किया तो मुझे बच्चों को बहुत अच्छा लगे वो आते। फिर सीख के वो लोग भी बजाना शुरू करें, लड़के हो लड़कियां हो। भगवान ने लड़कियों से नहीं बजवाया, लेकिन हम आज लड़कियों से भी बजवाते हैं, इतना सुंदर बजाते हैं हमारी भारतीय लड़कियां। क्या बताओ आप, घंटा घंटा 2-2 घंटा कॉन्सर्ट बजाते हैं। मैं कहता देखो ये है शक्ति हमारे नानी में कि वो फूंक के बाद देखो कितनी अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं। और उनका ऐसा सोचना है कि जो बांसुरी बताती हैं तो एक स्वर का आनंद वो, उनके बच्चे, उनके पति, उनके परिवार सब लेते हैं। साथ में वो योगा करती है। बांसुरी जो आप फूंकते हैं तो योग में क्या सिखाते हैं, श्वास का उतार चढ़ाव। ये भी हो रहा है, बच्चे ये भी देख रहे हैं और वो भी चल रहा है, तो दोनों सब विद्या घर में ही हो जाती है। ऐसा मुझे एहसास होने लगा। मैंने कहा तो लड़कियां भगवान श्री कृष्ण बहुत जलते थे कि वो बजाने लगे तो मेरा क्या होगा। तो बेचारे उनको सिखाया भी नहीं, खाली बजाते थे, उनको पीछे पीछे घूमती थी। ये मालूम नहीं ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन मैं जो यहाँ के देख रहा हूँ सच्ची वाह, सबको इतना प्रेम है। मैं बजा नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझसे बातें कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों में से कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो। मेरा बहुत प्रणाम। मेरा नाम श्रीधर पुरी है। श्रीधर।
और मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। जी। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं भी बांसुरी बजाता हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारा एक प्रश्न है, हमारे आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और हमें रियाज़ करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो आप हमें सल्यूशन बताएं कि हम क्या इम्पोर्टेंट है, पढ़ाई या बांसुरी बजाना? नहीं, बहुत अच्छी बात है भाई। पढ़ाई इसलिए आजकल हमारे यहाँ एक कंपटीशन हो गया है, इनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, मेरा क्या पढ़ रहा है, उसका सामने वाला क्या, हमारा सबसे बच्चा हमारा ज़्यादा पढ़ेगा तो बहुत नाम, माता पिता का नाम होगा बेटा उसमें। हमको अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने माता पिता को खुश करने के लिए अगर संगीत और पढ़ाई दोनों के लिए बुराई क्या है, या स्पोर्ट्स के लिए तो बुराई क्या है? आप एक जैसे हम भजन कीर्तन करते हैं, सुबह आरती करते हैं, सुबह पूजा करते हैं, मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं, वैसे थोड़ी देर तानपुरा लेके या गिटार लेके या जो भी है, थोड़ी देर अगर गा लिया या कोई वाद्य बजा लिया तो आपको देखना और भी खूबसूरत दिखाई पड़ेगा, आपका दिमाग भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा और पढ़ाई लिखाई में तो मम्मी पापा का आशीर्वाद मिलेगा और संगीत में ऊपर वाले का आशीर्वाद, तो सब आपके पास। ठीक है, वाह। थैंक यू बेटा, अब आप जा सकते हैं नीचे। एक और सवाल हम लोग लेंगे ऑडियंस से। सर बहुत बहुत प्रणाम आपको। मेरा नाम निवेश है। मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, जिस दौर में आपने चीज़ें शुरू करी वो बहुत अलग दौर था, ग्लैमर की फील्ड शायद बन रही थी, पर उस दौर में काम सीखने की भी एक ललक होती है जो आपके अंदर भी थी। आप भी यहाँ से वहाँ तक गए, काम सीखा, लेकिन बदलते हुए परिवेश में आज की जो जनरेशन है वो उस फील्ड में जाना तो चाहती है, लेकिन उतना टाइम, उतना स्ट्रगल वो देने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपका एक एक्सपीरियंस चाहूँगा कि मंच से सब तक जाए कि उनकी सोच क्यों ऐसी हो रही है, क्योंकि उनको एस्टैब्लिश करियर तो चाहिए लेकिन वो स्ट्रगल का समय देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ तो बंदिश हमारे परिवार की होती है, कुछ बंदिश भगवान की तरफ से होती है कि आप रात को लेट नाइट तक करें, नहीं तो दूसरे दिन सुबह अगर नहीं उठ पाए तो पूजा कौन करेगा, दीपक कौन जलाएगा भगवान के पास पे, घंटी कौन बजाएगा, मेरे लिए सब्जी कौन लाएगा, बहुत सारे। फिर उसके बाद कॉलेज भी जाना है या जॉब में जाना है, कुछ हमारे कर्तव्य होते वो करना ही पड़ता है। सबने किया, गांधी जी ने भी किया, हम भी करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे। जब सब करेंगे तो सब सुखी रहते हैं घर में। ज़्यादातर हम अपने परिवार को समय देते हैं, उसके बाद जब थोड़ा समय बचता है तो अपने दोस्तों के बीच में हम एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। ये सब जब चलती रहती है ये परंपरा, तो देखिए सब खुश रहते हैं। जब किसी की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो बाजू वाले भी आ जाते, क्या चाहिए बोलिए, मैं कुछ जीरा गरबा के लाओ, ये कर दो, या पानी गरबा के लाओ, सब तैयार हो जाते हैं। हमको किसी चीज़ पे कोई बहुत ज़्यादा संतोष न हो तो दुखी भी नहीं होना चाहिए। जो होता है भगवान वो अच्छे के लिए करता है, सबके लिए अच्छा करता है। कोई 1000 रुपया रख के घूमता है, कोई 1 रुपया रख के घूमता है, तो इसकी तुलना नहीं करना चाहिए उससे। मैं जैसा सोचता हूँ, मैं गरीब था, गरीब हूँ, गरीब रहूँगा, पैसे के लिए नहीं, हमारी आत्मा को शांति के लिए, हमारे मन को शांति के लिए। वो भी एक क्या बहुत कीमती है हमारे लिए, हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम, हमारे बच्चों का नाम। हम जिनको बच्चों को सामने में रखें उनका भी कुछ किसी तरीके नाम हो, उसकी वजह से हमको लोग जाने, सब ये कोशिश करते हैं। इसमें जो आनंद है, हम अपने आप को घर छोड़ के भाग जाए और कहीं जाकर पहलवानी करें, वहाँ फैमिली को भी नहीं अच्छा लगा, भगवान को भी नहीं अच्छा लगेगा, किसी को नहीं अच्छा लगेगा। हम सब मिलजुल के करते हैं, देखिए सब कुछ होता है। हमारे पास बांसुरी बजाने के लिए बैकग्राउंड में तानपुरा नहीं होता था, स्वर के लिए पागल होते थे। एक ऐसे पैर में लगा के हारमोनियम, उसमें लकड़ी डाल के
और सुर को और फिर बजाया करते थे। अब तानपुरा आ गया, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा आ गया, वहाँ सुविधा मिलती है तो वो भी करते हैं। लेकिन हमारे चरित्र को भगवान ने जो कहा है, भगवान की तरफ से जो आपको करना है, चाहे पेंटर बनना है, चाहे कलाकार बनना है। लता मंगेशकर को कौन चाहता था कि लता मंगेशकर बनेंगी? 3 बहनें थी वो, है ना, लेकिन उनको बनना तो बन गए। उनका ध्यान अलग था, घर छोड़ के गई नहीं, घर में ही बन गई वो। तो हर चीज़ में खुश रहिए, शांत रखिए अपने आप को, हम आगे जाते जाएंगे। मैं बस आखिरी सवाल पंडित जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब वो थक रहे होंगे। मैं नहीं थकता हूँ। अच्छा आप पूछेंगी शांति जी? नहीं, मैं इसलिए हाँ, बात करिए। ठीक है, शांति जी का आखिरी सवाल, फिर हम लोग। आपको सादर नमन। वर्षों से आपको सुनते आ रहे हैं, बहुत छोटे थे हम लोग तब से, और इस बात का बहुत गर्व है कि आप इलाहाबाद से हैं। जिस तरह से स्वर सामग्री लता जी स्वर कोकिला बनी और कोई उनकी बराबरी नहीं कर सका आज तक, उसी तरह आप बांसुरी के क्षेत्र में आप बांसुरी के सम्राट हैं। तो कोई और शिष्य आपका क्यों नहीं अभी तक आपका विकल्प बन पाया? क्या उनकी तालीम इतनी नहीं है? बहुत बने हुए, बहुत ही खड़े भी हुए, बहुत। जहाँ बांसुरी का नाम आता है तो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम आता है। और चूंकि मैं इलाहाबाद में पैदा हुआ था ना ये इलाहाबाद की मिट्टी की देन है। नहीं, इसलिए नहीं, मेरे शहर के लिए, मेरा शहर में क्या हो गया, बच्चे लोग, लड़कियाँ, आप देखिए कितने खूबसूरत, ये सब अलग ही दिखाई पड़ रहा है। ये शहर अलग हो गया, जहाँ के अब इलाहाबाद में जहाँ मैं पैदा हुआ, अभी भी वहाँ चल नहीं सकते आप। भारतीय भवन लाइब्रेरी के पास, लोकनाथ की गली, सब ऐसा हो गया कि डर लगता है जाके, एक बार वहाँ फंस गए तो निकलेंगे कैसे? वहाँ मैं पैदा हुआ। अब देखिए ऐसे जगह बैठे जैसे स्वर्ग में बैठा, जहाँ के बड़े लोगों के पीछे आया नहीं कर, डर लगता था। भर गया पूरा, सिविल लाइफ सब कुछ अच्छा हो गया। तो भगवान की कृपा से आपको यहाँ बांसुरी वादक में अभी भी है 2-4, आपको कहिए तो बजवा दो, आप सुनते रह जाइए। तो है बहुत सारे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है बहुत अच्छा कर रही है। देखिए हमारे साथ यही हैं 2-3 बच्चे लोग, बहुत अच्छा, सच्चे भी बोलेंगे तो आप सुनते रह जाएंगे। ऐसे तो कोशिश है हमारी कि सब लोग जितने ज़्यादा हो करें, उनको देख के दूसरे लोग करें, बहुत अच्छी बात है। तो सवालों की तो बाढ़ लगी हुई है। एक सेकंड आगे आ जाइए आप। पीछे जो गुरुजी चरण स्पर्श। मेरा नाम अमित मिश्रा है। मैं उन भाग्यशालियों में से हूँ जिसको कि आपके लिए संचालन करने का मौका 1992 में प्रयाग महोत्सव में मिला था, और आज वापस आपके दर्शन हो रहे हैं, सौभाग्यशाली हूँ। बस मेरा प्रश्न एक ही, जब आदमी जब तक इलाहाबाद में रहता है, यहाँ पे हुनर तो उसे सारा प्राप्त हो जाता है, लेकिन नाम प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद छोड़ना क्यों पड़ता है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ भी ऐसे महापुरुष हुए हैं। मैं बचपन में सुनता था, हमारे मोहल्ले में ही रहते थे पद्मकांत मालवीय साहब, मदन मोहन मालवीय साहब, सब बड़े बड़े लोग, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। मैं उनके यहाँ इंस्टीट्यूट में साहित्य सम्मेलन में आता था। ऐसी बात है, इलाहाबाद ही भरा हुआ है गुणी लोगों से, दर्शन वाले लोगों से, दर्शन करते हैं। हम लोग बचपन में चिढ़ाया करते थे, सुंदर गुरु के हाथ, उनकी क्या पहचान, हाथ में डंडा मुँह में पान, ये करके हम लोग खेला करते थे। मुझे याद है कितने महापुरुष थे, कितना हमारे पब्लिक लोगों के लिए काम करते थे। मुझे, मेरे पास पैसे नहीं थे, मुझे कहा ऑफिस पे जाओ। चौक में उनका ऑफिस था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पहले वाले में, वहाँ उनकी टाइप की मशीन में मैं टाइप की प्रैक्टिस वहाँ किया, बिना स्कूल गए। वो कहते मशीन जब तक वो प्रैक्टिस करो मत के जा, उसकी वजह से मुझे जॉब मिल गया। तो ऐसी बात है, महापुरुष, अच्छे लोग, मेहनती लोग हर जगह, और ख़ासकर ऐसी जगह में ज़रूर मेहनती लोग।
आज अमिताभ बच्चन साहब को लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरे घर में तो कोई नहीं आता, मुझे जेलस फील होता है। मैं भी तो वही कहूँ, उनके में क्या खास बात है भाई, लेकिन भगवान जाने। गाना गाया तो ऐसा गा दिया कि अभी तक उसके हिसाब का कोई गाना नहीं हुआ। मैं फिल्म इंडस्ट्री में कितने साल हो गए, रंग बरसे भीगे चुनर पर हमने कब रिकॉर्ड किया था? 1979। अब आप ये बताएं, तब से हल होली में ये गाना क्यों बज रहा है? बहुत आ गए होली के गाने। आप कहें यहाँ रह के, यहाँ बेचारे ने क्या किया था? पढ़ाई लिखाई किया, माता पिता की सेवा करी, उनसे जो कुछ उसको मिला लेके बम्बई चले आए। तब तक तो कोई नहीं जानता था। जब एक पिक्चर में काम मिल गया, दीवार में मारामारी का सब जाने होता है, आपको भी होगा। वो आशीर्वाद लोगों का चाहिए और आपकी मेहनत चाहिए, सब होता है। आज दुनिया में ऐसे कलाकार जो इलाहाबाद में पैदा हुए थे, बड़े पुराने कलाकार, यहाँ पर पृथ्वीराज कपूर ड्रामा लेके आते थे, पैसा, गद्दार, बैल ने देखा होगा। इसमें बस में राज कपूर साहब बैठे हुए, शम्मी कपूर साहब, पृथ्वीराज कपूर हर मोहल्ले में जाकर अलग अलग जगह पे जाकर ड्रामा करते थे। अब देखिए फिल्में सब जानते हो, तो ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे बड़े गुणी लोग और बड़े ताकतवर लोग हैं, क्या क्या काम किए हैं, हम उनको पहचानते नहीं है। लेकिन हम हिंदी साहित्य सम्मेलन जाए, देखे क्या पुरुषोत्तम टंडन जी, वाह वाह वाह, भरा हुआ उनका गुण, ऐसी बात नहीं है। गुरुजी ने हम लोगों को तो ये दिखाया कि जिस तरह से उनके बांसुरी सुनने से को सुनने से हम लोग थकते नहीं हैं, वैसे ही ये तो इतने फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं कि हम लोग तो 3 दिन इनकी ही बातें सुनते निकाल देंगे। पर कार्यक्रम और आगे बढ़ाना है, तो गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम लोग को ये आशीर्वाद दिया, अपनी प्रेजेंस का आशीर्वाद दिया, अपनी ग्रेस का आशीर्वाद दिया, अपनी नॉलेज का आशीर्वाद दिया। गुरुजी, भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आपकी कृपा हम लोगों पे हमेशा बनी रहे। इसी नोट पे मैं आपसे विदा मांगती हूँ।